तो दोस्तों, मैं हूँ अंजलि और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि जीआरएफ फोल्डर पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कमेंट्स के ऊपर जो विद्यार्थियों के आए हुए थे। और आप भी अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों से परेशान अवश्य होंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। हो सकता है कि आपके मन में भी ऐसे ही इनमें से ही कोई प्रश्न हो जिनका जवाब आपको आज के वीडियो में मिल जाए। तो सबसे पहला प्रश्न जो मेरे पास आया हुआ था कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे पढ़ें? यूनिट 2 जो है हमारा हिंदी में, वो काफ़ी बड़ा है और ऐसा नहीं है कि आप पूरा यूनिट एक साथ में कवर कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट 2 जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो एक समुद्र के समान है। लेकिन इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार अगर बनाते हुए चलें, तो आप बहुत आसानी से यूनिट 2 को पढ़ सकते हैं। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का वस्तुनिष्ठ इतिहास और उसके अलावा दृष्टि की गाइड को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जितने अधिक आप रिसोर्स रखेंगे उतना आप अधिक रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखिए और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर लगाएं, कम से कम 3 से 4 बार इस यूनिट के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि कहाँ से यूनिट 2 में कहाँ-कहाँ से प्रश्न बनते हैं और क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं या अगर आपको कठिन लग रहा है, तो आप इसके लिए भासमी एकेडमी चैनल पे भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। वहाँ सर ने आपको पढ़ाया हुआ है। उस चैनल से भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या हो रही है, तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अपलोड भी किया है। आप उस नोट्स को भी देख सकते हैं यूनिट 2 के लिए, या आप मुझसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ करके आप हिंदी साहित्य के इतिहास का नोट्स ले सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जिसमें कि मैंने आदिकाल और भक्तिकाल तक के नोट्स बनाए थे। आगे भी मेरी क्लासेस होने की वजह से मेरे पास कंप्लीट नोट नहीं है, लेकिन जितने हैं उतने बहुत सटीक है, तो आप उसको लेकर पढ़ के आधार बना सकते हैं। उसके अलावा यूनिट 5 कविता को कैसे कवर किया जाना चाहिए। यूनिट 5 में कुछ बहुत बड़ी कविताएँ हैं और कुछ बहुत छोटी कविताएँ हैं। तो सबसे पहले आपको जो छोटी कविताएँ हैं उनको याद कर लेना चाहिए। जैसे मोचीराम कविता हो गया, ऐसे ही जितनी भी हमारी छोटी-छोटी कविताएँ लगी हैं, इनका क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो ऐसी कविताओं को आप तभी सही कर पाएँगे जब आप कविता को 3 से 4 बार पढ़ करके और उनको याद करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए जितनी भी छोटी कविताएँ हैं, आप फ़ोकस करके उनको आप याद करने का प्रयास करें। और जो बड़ी कविताएँ हैं, ज़्यादातर उनके भूमिका से प्रश्न उठाए जाते हैं। इसीलिए जैसे कि उर्वशी हो गया, रश्मि रथी हो गया, कामायनी हो गया, इनकी भूमिका पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन रचनाओं की आपको भूमिका पढ़ लेना चाहिए, जो कि आपको फ्री रिसोर्सेज़ जैसे कि साहित्य समाधान चैनल हो गया, अनुराज अकेडमी, इन सारे चैनल से आप जो हिंदी कविता है वो बड़े आराम से पढ़ सकते हैं और आसानी से आपको समझ में आ जाएँगी। तो आपको भूमिका पढ़ लेनी है यूनिट 5 के लिए, छोटी कविताओं को याद कर लेना है और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यूनिट 5 के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। उसके अलावा यूनिट 9, 10 को कैसे पढ़ें? तो यूनिट 9 के लिए मुझे लगता है कि अब आपके पास बहुत कम समय है, तो आप हिंदी विद रीचा चैनल से एक बार सारे निबंध को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद दृष्टि की गाइड में जितना भी कंटेंट दिया गया है, उसको 3 से 4 बार आप अच्छे से पढ़ के पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप एक-एक निबंध को 8-8 बार पढ़ पाएँगे। आपके पास बहुत सीमित समय है, तो इसीलिए आप जितना दृष्टि की गाइड में दिया गया है, उसको याद कर लीजिए। हिंदी विद रीचा चैनल से एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। साथ ही साथ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब रिवीजन करने लगेंगे, तो साथ ही साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। यूनिट 10 के लिए 3 से 4 ऐसी रचनाएँ हैं जो आप नहीं पढ़ पाएँगे, मैंने आपको कई बार बताया है, तो आपको उन पे मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो छोटी रचनाएँ हैं, जैसे कि भोला राम का जीव हो गया या फिर जामुन का पेड़ हो गया, ऐसी रचनाओं को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, या ठकुरी बाबा हो गया, इन सारी रचनाओं को आप अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे और इसमें से डायरेक्ट पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, तो उनको भी आप सही करने का प्रयास करें। और उसके अलावा यूनिट 10 में भूमिका से बहुत ही क्वेश्चन बन रहे हैं। कम से कम 2 से 3 प्रश्न हर बार भूमिकाओं से बन रहा है यूनिट 10 से। इसीलिए आप यूनिट 10 में जो भी रचना की भूमिका आपको मिल रही है, उनकी भूमिका आप छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएँगे। उसके अलावा यूनिट 3 से भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे विद्यार्थियों के कि यूनिट 3 और यूनिट 4 को हम कैसे पढ़ें? कैसे इनको, क्योंकि ये आप जानते हैं कि यूनिट 4 में कहीं से भी प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिट 3 के लिए अगर अब आप दृष्टि की गाइड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करते हैं,
तो आप यहाँ से आने वाले प्रश्नों को सही कर लेंगे। और अगर 3 से 4 हार्ड प्रश्न बन जाते हैं, तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सभी विद्यार्थियों के लिए ही हार्ड होते हैं। और वैचारिकी का टोटल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी नॉलेज पूछे गए हैं, उनको आप प्रिपेयर कर लें, साथ दृष्टि की गाइड में, बस आपका इतने से कवर हो जाएगा। अभी मैंने जल्दी ही में एक पोल कंडक्ट कराया था, जिसमें 3-4 ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को डाउट आ रहा है, ये जो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, वो है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट भी आपका 2 प्रकार से होता है। एक, आप पढ़ने के दौरान अपने टाइम को मैनेज करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो प्रश्नों को हल करने के लिए आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। तो जब आप घर पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप फिलहाल एक विद्यार्थी हैं और सिर्फ़ आपको पढ़ना ही है, तो अब आपके पास 80 दिन का लगभग समय है। इसमें आप 6 से 7 घंटे आप पेपर 2 को दीजिए, और 2 से 3 घंटे या 2 घंटे आप जितना भी दे पा रहे हैं, उतना पेपर 1 के लिए दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बिना पेपर 1 को अच्छे से रीड किए, आप अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको सही नहीं कर पाएँगे। इसीलिए पेपर 1 को भी आप पेपर 2 के इतना ही महत्व दीजिए। और अगर आप 6 से 7 घंटे पेपर 2 को दे रहे हैं, तो 2 से 3 घंटे आप पेपर 1 को भी अवश्य दें। उसके अलावा इस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में हों, तो भी विद्यार्थियों के प्रश्न होते हैं कि हम कौन-सा पेपर पहले अटेम्प्ट करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि अगर जो आपका पेपर 2 है, वो आपने बहुत ही अच्छे से अगर आपने पढ़ा है, तो पेपर पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, टोटली आपके ऊपर है। उसके अलावा पेपर 2 बहुत सारे लोगों को कठिन लग रहा है, तो इसके लिए आप क्या करिए कि आप पहले उन यूनिट्स पे अपना कमांड बना लीजिए, जो कि आपको बहुत ही आसान लगते हैं। क्योंकि 10 के 10 यूनिट्स में आपको सारी यूनिट्स बिल्कुल भी कठिन नहीं लगती होंगी, उनमें कुछ होंगी जो आपको बहुत पसंद होंगी। तो आप पहले उन यूनिट्स पे अपना कमांड बनाइए, जो कि आपको बहुत आसान लगता है। उसके बाद आप उन यूनिट्स पे जंप करिए जो कि कठिन लगता है। क्योंकि अगर जहाँ से आसान यूनिट जो आपको लग रहे हैं, अगर वहाँ से आप 20 या 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप वहाँ से 11-12 प्रश्न या 13 प्रश्न कर ले जा रहे हैं, तो सही है। लेकिन अगर आपकी जो कठिन यूनिट्स है, अगर वहाँ से भी अगर 10 से 12-15 प्रश्न बन रहे हैं, अगर आप वहाँ से 7-8 प्रश्न भी सही कर पा रहे हैं, तो इतना भी कम नहीं है। इसीलिए अगर आपको पेपर 2 कठिन लग रहा है, तो उसको आप 2 स्लॉट में बाँट दीजिए। पहले आप आसान स्लॉट को पढ़ लीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद आप कठिन जो आपको यूनिट्स हैं, उनको पढ़ने पे ध्यान दें। इसके अलावा पेपर 1 बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती है। ये ज़्यादातर जनरली सबकी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स में आपको 4 से 5 ऐसी यूनिट्स होंगी जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएँगी। तो पहले आप उनसे शुरुआत करें, उसके बाद जो आपको यूनिट्स नहीं समझ में आ रही हैं, आप उनको बार-बार रिवाइज़ करेंगे, तो आपको वो यूनिट्स के भी प्रश्न आपके बन जाएँगे। देखिए, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती हूँ कि आप कोई यूनिट छोड़ दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा यूनिट नहीं है जहाँ से आपके बराबर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कभी आपका यूनिट 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, कभी यूनिट 10 से ज़्यादा पूछ लिया जा रहा है। इसीलिए अगर आपका पेपर 2 में कोई भी, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि यूनिट छोड़ दीजिए। जो आपको ज़्यादा कठिन लग रहा है, उस बुक पे ज़्यादा मेहनत करिए। और अगर आपको यूनिट बहुत आसान लग रहा है, तो उसको बार-बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि अगर वो आपको आसान लग रहा है, तो उसपे रिवीज़न से ही आप सारे प्रश्नों को सही कर ले जाएँगे। इसके अलावा क्या सेल्फ स्टडी से जेआरएफ पॉसिबल है? ऐसा एक विद्यार्थी ने पूछा था। तो ऐसा नहीं है, जेआरएफ बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी से पॉसिबल है। मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल हूँ। मैंने भी कोई कोचिंग नहीं लिया था। मैंने हिंदी विद ऋचा भासमी अकेडमी जैसे चैनल को फ़ॉलो किया, वहाँ से नोट्स बनाए, अपने बार-बार मल्टीपल टाइम रिवीज़न किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा कर के, और मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कोई भी ऐसा कहता है कि आप सेल्फ स्टडी से जेआरएफ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से बिल्कुल भी जेआरएफ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या सिर्फ दृष्टि की गाइड से जेआरएफ करना पॉसिबल है? तो देखिए, वर्तमान समय का जो परीक्षा का ट्रेंड है, उसके लिए आपको मूल टेक्स्ट रचनाओं को पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको दृष्टि की गाइड की हेल्प लेनी है। सिर्फ और सिर्फ आप दृष्टि की गाइड पे आप बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हो सकते हैं। आप वस्तुनिष्ठ साहित्य का इतिहास जो आपका गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे का आता है, उसकी प्रॉपर हेल्प लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़िए। उसके अलावा आप दृष्टि की गाइड का हेल्प लीजिए, और इन सभी के साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अब जितना समय है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छा कमांड बना लेते हैं, तो आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नॉलेज पे आपके हल हो जाएँगे। उसके अलावा मैंने 5 मंथ में कैसे जेआरएफ को क्रैक किया था, तो इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, जो कि इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आप वहाँ सुन सकते हैं। मैंने जितने बताने का प्रयास किया कि मैंने कहाँ-कहाँ से चीज़ों को पढ़ा, और किस तरह से मेरा 5 मंथ्स में ही मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया था।
उसके अलावा एक विद्यार्थी का प्रश्न था कि कविता क्या है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध को कैसे पढ़ें? तो देखिए कविता क्या है, निबंध जो है और संस्कृति और सौंदर्य निबंध ये दोनों ही अपने आप में जो हमारे 11 निबंध लगे हैं सिलेबस में उसमें दोनों ये जो दोनों निबंध हैं वो काफ़ी बड़े निबंध हैं। इसीलिए कविता क्या है निबंध जो है इसको आप दृष्टि की गाइड से पूरा पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लिए भी आप दृष्टि की गाइड को और साथ ही साथ इन दोनों निबंधों के लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आराम से फॉलो कर लीजिए। आपके सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएँगे। उसके अलावा हाउ टू स्टार्ट यूजीसी नेट जेआरएफ प्रिपरेशन मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो शुरुआत कर चुके हैं। इसीलिए अब आपने जहाँ से भी तैयारी शुरू की थी उसके आगे आप कंसिस्टेंट रहिए। आप ऐसा नहीं है कि किसी भी टॉपर का आप वीडियो देखिए, उन्होंने अगर किसी बताया है कि हमने इस पेड क्लास को जॉइन किया था और मेरा जेआरएफ हो गया, तो आप भी वहाँ मूव कर जाएँ, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसी आपकी तैयारी चल रही है उसको आप कंटिन्यू करिए और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका नेट जेआरएफ दोनों ही क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपकी प्रिपरेशन आपको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि आप पहले पेपर 2 को पढ़िए, देन आप पेपर 1 को पढ़िए, लेकिन अगर आप 6 से 7 घंटे पेपर 2 को दे रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे आप पेपर 1 को भी ज़रूर दीजिए। उसके अलावा कितने महीने में जेआरएफ निकाला जा सकता है? तो इसके लिए देखिए सबकी अपनी-अपनी पढ़ने की कैपेसिटी होती है, कोई 6 से 7 घंटे पढ़ सकता है, कोई 4 से 5 घंटे ही पढ़ सकता है। तो इस आधार पे अगर देखें तो आप जेआरएफ को 3 से 4 महीने या 4 से 5 महीने में पढ़ के बड़े आराम से आप जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसा कुछ नहीं पढ़ते हैं जो आपने आज तक पढ़ी ही नहीं थी। क्योंकि अगर आपका पेपर 2 कुछ भी है उसको आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा हुआ है और उसके बाद आपने नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन में भी उस चीज़ को पढ़िए। तो आप कोई वन डे एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि आपने उसको 1 दिन में पढ़ के और 1 दिन में आप उसका जा रहे हैं पेपर देने। आपने इतने दिन पढ़ाई की है उसके बाद आप पेपर दे रहे हैं। तो इसलिए जेआरएफ बिल्कुल भी 5 से 6 महीने में पॉसिबल है। उसके अलावा पेपर 1 एंड पेपर 2 में कैसे हमें बैलेंस बनाना चाहिए, तो देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आप 6 से 7 घंटे पेपर 2 को दे रहे हैं तो कम से कम आप प्रयास करें कि 2 से 3 घंटे आप पेपर 1 को दीजिए और दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप साथ ही साथ लगाते रहें, तो इससे आपका जो दोनों के बीच बैलेंस है वो बन जाएगा। इसी तरह आपको एग्जाम हॉल में भी करना चाहिए कि आप समय का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा पेपर 2 में 10 क्वेश्चन छूट गया, 20 क्वेश्चन छूट गया, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप समय का ध्यान रखें, टाइमर लगा होता है, उसका ध्यान रखें, तो इससे आप पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में बैलेंस बना सकते हैं। उसके अलावा क्या 3 महीने में जेआरएफ पॉसिबल है? देखिए अभी भी आपके पास 80 डेज़ का टाइम है और इतने दिन में जेआरएफ बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको क्या करना है कि अभी आप सोशल मीडिया पे इधर-उधर भटकने की बजाय आप दिन-रात कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करें। चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या घर पे पढ़ते हैं, डज़ नॉट मैटर, आप जहाँ से भी पढ़ते हैं कंसिस्टेंट होके आप अपना एक टाइम टेबल बनाएँ और उसमें आप डेली का अपना टारगेट सेट करें कि मुझे 1 दिन में कितनी चीज़ें पढ़नी हैं। उसके अलावा आप जो भी टारगेट 1 दिन के लिए बना रहे हैं सुबह, उसको आप शाम तक अचीव करने का प्रयास करें और अगर आपसे कोई चीज़ें छूट जा रही हैं, तो उसको शाम को आप फिर से लिखें कि मेरा ये चीज़ मुझसे नहीं पढ़ा गया, उसको आप अगले दिन ज़रूर पढ़ें। उसके साथ आपने जो ये भी 1 दिन में पढ़ा, उसको अगले दिन आप 2 से 3 घंटे देके रिवीजन अवश्य कर लें। उसके अलावा आपका जो प्रश्न था कि ऐसा लग रहा है कि जो पढ़े हैं वो सब भूलते जा रहे हैं, कुछ भी याद नहीं हो रहा है। तो देखिए जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, फॉर्म आने का प्रेशर भी अब आपके ऊपर बना हुआ होगा, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि जो हम पढ़े हैं वो भूलते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो जब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, अगर आपने बार-बार चीज़ों को पढ़ाई की है, तो उनमें से आप सही ऑप्शन को एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज़ करके आप कर ले जाएँगे। इसीलिए जो आप पढ़ रहे हैं उसको बार-बार रिवीज़न करिए, तो जो भूलने वाली समस्या है वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगी। उसके अलावा कुछ भी याद नहीं हो रहा है, इसके लिए अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं याद हो रही, तो आप मेरी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करें। आप एक चार्ट पेपर में जो भी चीज़ आपको नहीं याद हो रही, उसको नोट डाउन करके डेली-डेली आपने सामने लगा लीजिए और उसको याद कर लीजिए। जब आपको वो चीज़ें याद हो जाएँ, फिर आप उसको हटा करके दूसरी जो चीज़ें नहीं याद हो रही, उसको पेज में लिख करके लगा लीजिए और याद कर लीजिए। इस तरह से जो चीज़ें आपको नहीं याद हो रही, वो बार-बार रिवीज़न करने से आपको याद हो जाएँगी। उसके अलावा नए टॉपिक्स को पढ़ें या रिवीजन पर फ़ोकस करें। देखिए अभी आपके पास 1 महीने का इतना समय है कि अगर आप नए टॉपिक्स को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। तो अगर अभी आप नए टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन आने वाले 1 महीने के बाद में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें और नए टॉपिक्स को कम पढ़ें। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा मॉक्स कैसे लगाएँ? देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पेपर 1 के लिए इनकलकेट लर्निंग से लगा लें। आप सारे क्वेश्चन उन्होंने मैम ने सॉल्व कराए हैं वो सॉल्व कर लीजिए और पेपर 2 के लिए आप हिंदी विद ऋचा चैनल से आप सॉल्व कर लीजिए। और अगर आप पेड टेस्ट से जॉइन करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, आपको जहाँ भी अच्छा लगे आप बिल्कुल जॉइन कर सकते हैं और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। उसके अलावा टाइम टेबल, देखिए हर सक्सेस इंसान का अपना टाइम टेबल होता है वर्क करने का।
या पढ़ने का। इसीलिए आप खुद का टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि आप दूसरे का टाइम टेबल बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते हैं। सबके पढ़ने की अपनी क्षमता होती है, इसलिए आप अपने अनुसार टाइम टेबल अवश्य बनाएँ और बनाने के साथ-साथ उसको फॉलो भी करें। कितनी किताबें हमें खरीद लेनी चाहिए। देखिए, कितनी किताबें आप खरीद ले रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किताबें या जितने भी रिसोर्सेज़ आप इकट्ठा कर रहे हैं, उसको आप कितना पढ़ पा रहे हैं, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। इसीलिए आप बहुत अधिक किताबें या मटेरियल्स जुटाने की बजाय जो आपके पास सीमित चीज़ें हैं, उसको आप पढ़ने का प्रयास करें। उसके अलावा अगर आप कोई भी टेक्स्ट रचना को पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप गूगल पे, क्रोम पे, यूट्यूब पर आप उन चीज़ों को सर्च करिए, आपको मिल जाएँगी। आप वहाँ से ईज़िली उसको पढ़ के और समझ सकते हैं। इसके साथ के साथ में आप अपने नोट्स बना लीजिए। किताबों को खरीदने के बजाय अगर आप नोट्स बना लेते हैं, तो इसके लिए आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आपको कौन-कौन सी किताबें ले लेनी चाहिए, इसके लिए भी मैंने आपको बुक लिस्ट की एक वीडियो बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा सिलेबस अभी बाकी रह गया है, मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए, सिलेबस खुद में इतना बड़ा है, चाहे पेपर 1 का हो या 2 का, 100% सिलेबस कंप्लीट करके कोई भी विद्यार्थी नहीं जाता है। इसीलिए आपने जितना पढ़ा है, उसको अच्छे से बार-बार रिवीज़न करें। अगर आपका सिलेबस तब भी अंततः छूट जाता है, तो उस पे आप ध्यान देने की बजाय आपने कितना पढ़ा है, उस पे फ़ोकस करें और उसको बार-बार रिवाइज़ करने का प्रयास करें। उसके अलावा मैं आपको लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी, जो कि मेरे टीचर्स भी हमेशा मुझसे कहते हैं कि अगर आपका कोई भी गोल है, तो उसको आप 3 से 4 बार या 5 बार कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ये सोचते रहें कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है। अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे, तो आप भी एक दिन उस चीज़ को ज़रूर अचीव कर लेंगे। अभी आपके पास 2 महीने लगभग समय है, 80 दिन का लगभग समय है, 2 महीने से ज़्यादा का ही समय है। इतने दिन में आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बस इतना याद रखें, करना आपको ही है। अगर आप कोई कोचिंग जॉइन करते हैं या कोई पेड क्लास जॉइन करते हैं, तो वो आपको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन अंततः करना आपको ही है। इसीलिए आप अपनी मेहनत से आप जिस रास्ते पे बढ़ रहे हैं, उस पे बढ़ते रहें। या अगर आपको कोई समस्या आ रही है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।